मैं एक दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा प्रकाश भाई कि जी अब जब अजीत पवार साहब आ रहे हैं तो अमित शाह से मिल रहे हैं। अब जो देवेंद्र फडणवीस साहब वो भी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको क्या दिक्कत है भाई, वहीं अपना सॉर्ट आउट करते। दूसरा, अमित शाह साहब ने शरद पवार जी को इतनी गाली देने का कि वो सबसे भ्रष्टतम और क्या क्या, ये जाके ये सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे थे? क्योंकि उसपे तो कई लोगों ने कई तरह की आपत्ति दर्ज की है। लेकिन एक तरफ मोदी जी भागे भागे शरद पवार जी का कोई होता है वहां जाते हैं, उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह ये काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे भी समझना चाहूंगा कि ये खिसियाहट में कर रहे हैं क्या, इसके पीछे कोई योजना है अमित शाह की? और जो बजट पे एक आपकी टिप्पणी वो भी हो जाए, प्रॉपर्टी का जो इंडेक्स है उस पर एक चीज मैं प्रकाश भाई और कह दूं, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आज जो 50 लाख की या 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 10-20 लाख रुपए की अगर इनकम ब्रैकेट में है तो 30% पहले टैक्स देता है, फिर वो हर चीज में जीएसटी देता है, और फिर जब वो बेचेगा तो फिर वो देगा। मतलब वो कितना टैक्स उससे ले लोगे? और स्टेट की तरफ से जैसे बाकी विदेशों में कहा जाता है टैक्स ज्यादा है, लेकिन सब स्टेट फिर स्टेट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं जरा प्रकाश भाई पहले तो महाराष्ट्र की गुत्थी जरा आपसे समझ लूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो सकता है। प्रकाश भाई। आनंद भाई, आपने जो पहले महाराष्ट्र के बारे में, पवार वगैरह के बारे में जो पूछा है उसके बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है ये सारी चीजों के अंदर जिसको बोलते ना, एक बार वो जैसे दूध फट गया उस तरीके से हमारे महाराष्ट्र की परिस्थिति हो गई है, और इसके लिए सारी जिम्मेवारी जो है ये एकमात्र आदमी है जो, उनका नाम है फडणवीस जी। जिस तरीके से उन्होंने ये पार्टियां तोड़ने का कोई नई चीजें नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन तरीका होता है। अब जिस तरीके से इन्होंने शिंदे की सेना तोड़ी, उसके बाद में अजित पवार, शरद पवार की पार्टी तोड़ के उसके पहले भी उन्होंने जाके सुबह 4-5 बजे ये सब करवाया। ये तरीके है ना, ये तरीके गलत है। एक तो फिर आप इतनी तरीके से इतना गंदा उनके बारे में बोलो मत कि हमारी सरकार आएंगी तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और उन्हीं के साथ में जाके सुबह 5 बजे शादी रचाते हो, फिर 2-3 घंटे की सरकार बनाते हो, और बाद में ये सारे चीजें होते हैं, और अभी उसके बाद में आप उनको इन्हीं को साथ में लेंगे। तो ये क्या है कि हमारे महाराष्ट्र के लोगों को ये कल्चर स्टेट है, एक बात समझिए, दिस इज ए वेरी कल्चरल स्टेट, और इसी के अंदर इसी तरीके से बातें होती है ना, वो लोगों को हजम नहीं होती है, और उसी के कारण जो है ना ये सारा का सारा जो है ये एक जो बोलते वातावरण सारा हमारे महाराष्ट्र के अंदर पूरा खराब हो गया है, जिसका नतीजा बीजेपी ने अभी भुगता है। इसीलिए उनकी सिर्फ 9 सीटें आई है, और मैंने भी बोला था, अशोक वानखेड़े ने भी यही बहुत बोला था, ये लोग डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, और वही हुआ। हम तो यहाँ पे पूरी, और अभी ये जो अभी आने वाली जो इलेक्शंस है हमारे स्टेट की और 2-3 स्टेट की, मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि 288 कुल मिला के सीटें हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर। तो 288 में से सिर्फ 88 में ये जो एनडीए है ये खेलेंगी, सिर्फ 88 में। बीजेपी जो है बड़े मुश्किल से 30 से 40 सीटें इनकी आएंगी, हद होगी। 50 के अंदर बीजेपी रहेंगी, 105 जो सीटें है बीजेपी के पास में अभी, वो 50 भी मैंने बहुत ही बोल दिया, 40 के ऊपर ये जाएंगे नहीं, एक बात पहली बात। और बचे हुए 40 के अंदर फिर शिंदे की कुछ सीटें आएंगी, ज्यादा 30 सीटें शिंदे की आ सकती है, और बाकी भी 15-20 सीटें अजित पवार की आई तो आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से ये मिलना जुलना ये वो चल रहा है, छगन भुजबल जा रहे हैं, ये मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, ये बातें बिल्कुल तय हो गई। इनको पता लग गया है कि हमारा वजूद सारा खत्म हो गया है, हमारी कोई क्रेडेंशियल बची नहीं है। तो ये लोग कभी भी क्या बोलते हैं, स्वगृह बोलते हैं हमारे तरफ की, घर वापसी इनकी हो सकती है, शिंदे की भी। लेकिन अब ये बात है कि इनकी तो बड़ी इच्छा है, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे शिंदे को वापस ये शरण देगा, तो मुझे तो लगता नहीं। और उसी तरीके से अजित पवार ने भी जिस तरीके से, अभी अजित पवार के शब्द बदल गए हैं, अजित पवार तो बोलते कि नहीं मेरे लिए तो हमेशा वो आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे वगैरह। लेकिन अभी शरद पवार साहब को भी ये सोचना है कि इन लोगों को अंदर आने देना या नहीं लेना देना, और मैं नहीं समझता क्यों आने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो शरद पवार के बारे में भी अभी फिलहाल के अंदर जो क्या बोलते हैं एक आदर की भावना है, वो उसको धक्का लगेगा कि यार ये सब मिली जुली करते हैं और ये सारी के सारे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक विषय पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, और ये बातों की भनक बीजेपी को पूरी लग गई है, कंप्लीटली लग गई है। और इसीलिए ये जिस तरीके से अभी हमारा जो बजट पेश हुआ स्टेट का, वो पेश हुए हुए बजट के अंदर इसकी पूरी भनक लग गई है, क्योंकि इन्होंने विकास के सारे पैसे निकाल दिए।
और सारे के सारे पैसे जो है फिर उन्होंने लाडली बहना जो एमपी में चली, तो वो हिसाब से लाड़की बहन करके हमारे मराठी में बोलते हैं, फिर वो उसके ऊपर बड़ा ये निकला, तो बोले कि नहीं हमारे भाई के लिए भी कुछ निकालेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो ग्रेजुएट है उनके लिए 12,000 पर महीने, उसके बाद में जो ये है उनको 10,000, और जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 8,000, और कोई और 6,000 रुपए इन्होंने जो मैट्रिक वाले हैं उनके लिए निकाला। और उसके बाद में बोले तीर्थ यात्रा पे किसको जाना है तो 30,000 रुपए देंगे। तो इस तरीके से खैरातें बांटने का काम। और ये खास बात एक बात समझ लीजिए कि ये जो बजट में पेश होता है उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर हमारे इसके अंदर जो विधानसभा के अंदर बजट पास होता है या उसके ऊपर चर्चा होके उसके ऊपर निर्णय होता है, वो निर्णय होने के पहले इन्होंने लाडली बहन का, यानी जिस दिन इन्होंने बजट पेश कर दिया उसी दिन इसका CR निकाला, जो कि संपूर्णता असंवैधानिक है। संपूर्णता वो चैलेंज हो सकता है, चैलेंज हो भी रहा है। और उसके बाद में जो बाकी की तीनों चारों योजना, जो इसके अंदर इन्होंने एक जो योजना घोषित की थी कि किसानों को हम बिजली जो है मुफ्त में देंगे, तो वो उसका CR आज तक नहीं निकला। एक बात ध्यान में रखिए। अच्छा, इनकी बेवकूफी इतनी है कि देखिए कृषि के लिए इन्होंने जो बजट दिया है इरिगेशन के लिए 600 करोड़ रुपए, विदर्भ 11 जिले का और 10 जिले का मराठवाड़ा, इसके लिए सिर्फ 600 करोड़, जबकि सबसे ज्यादा इरिगेशन का जो बैकलॉग है ये विदर्भ में है। कोई पैसा नहीं है विदर्भ। हम जो इनके साथ में महाराष्ट्र के साथ में 1960 में जब जुड़े थे, उस समय पे हमारा जो इरिगेशन का परसेंटेज था उसमें बड़े मुश्किल से 8 या 10% हो गया, और जो पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर 2%, 5% इरिगेशन था, वहां पे अभी 100% के ऊपर इरिगेशन चले गए हैं। इतना पैसा वो खींच ले। और उसी के ऊपर पिछले बार जब हमारे BT देशमुख करके एक MLA है, उन्होंने विशेष चर्चा सत्र बुलाया था, एक दिन का, और उसके अंदर ये तय हुआ था कि 72,000 करोड़ रुपीस का बैकलॉग है। और वो जो गवर्नर है उन्होंने मान्य किया था और उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उसके ऊपर कि पहले ये बैकलॉग इनका निकाले जाएगा। तो वो तरीका, बातें ये निकली कि उनको दिख गया है शरद पवार के खेमे हुए अजित पवार को, उन्होंने BT देशमुख का ही नेक्स्ट इसके अंदर घर वापसी, यानी क्या बोलते हैं वो, पराभव करवा दिया। तो उसके ऊपर बोलने वाला, क्योंकि ये विषय में जो स्टडी BT देशमुख साहब का था वो किसी का नहीं है महाराष्ट्र में, हमको आपको बताना पड़ेगा। तो लेकिन अभी वो है ही नहीं, वो विषय निकल नहीं रहा विधानसभा के अंदर, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं होता है। विदर्भ का ये होने के बाद में भी पिछले बार हमारे नागपुर के अंदर जो विशेष अधिवेशन होता है नागपुर में, जो शीतकालीन सत्र होता है वो महाराष्ट्र विदर्भ में होता है। उस शीतकालीन सत्र के अंदर इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं निकली। आखिरी, आपको मजाक लगेगा, मैंने जाके विधानसभा के अंदर हंगामा किया प्रेस गैलरी से, प्रेस गैलरी में मैं चिल्लाया। फिर आखिरी वो प्रतोत वालों ने, उनकी जो रहते हैं मार्शल, उन मार्शल लोगों ने मुझे पकड़ के बाहर लेके गए। हालांकि मेरी ये धारणा थी कि मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, जो मैं चाहता था, क्योंकि फिर उसके कारण ये मुद्दा गरमाएगा और चिल्लाएगा। लेकिन ये ज्यादा होशियार है, इन लोगों ने मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं इतना प्रेस गैलरी में चिल्लाने के बाद में भी, और उसके पहले 8 दिन पहले दिल्ली में हुआ था, तो वो इसके ऊपर तो ये बड़ा गरमाया। तो कहने का मतलब मोटे तरीके से ये बताना है कि ये फिलहाल के अंदर हमारे महाराष्ट्र के लिए टोटल बजट 7,500 करोड़ रुपए मुश्किल से बड़े दिए महाराष्ट्र के लिए। विदर्भ के लिए तो कुछ भी नहीं मिला है। जो इतना रोने वाला, जहां रोज 12 किसान सुसाइड कर रहे हैं, 12 किसान विदर्भ के 11 जिले में सुसाइड कर रहे हैं। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर तो पता नहीं कितने हो रहे, कोई फिगर बाहर नहीं आ रही है। पुलिस वालों को सख्त निर्देश है कि फार्मर सुसाइड की जो केस है वो लिखते होगा तो आप लिखिए अकस्मात मृत्यु, यानी कोई किसान फांसी ले रहा है, कोई जहर पी रहा है, क्लियर दिख रहा है कि सुसाइड है, लेकिन उसकी जो पुलिस थाने के अंदर जो नोंद होती है उसका अकस्मात मृत्यु ये हो रही है, किसान आत्महत्या नहीं हो रही है। तो ये ऐसी सारी बातें की सारी बातें हो रही है। दूसरा, आपने इसके बारे में भी पूछा, बजट के बारे में, तो उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि बजट के अंदर की जो एकंदरित बातें हैं, जो इनकम टैक्स के अंदर वगैरह जो छूट वगैरह की जो बातें, ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। जो उन्होंने थोड़ा बहुत किया है, देखो उतना तो इन्फ्लेशन, उससे तो ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। रुपया जो गिरा है, जो मोदी जी बोलते थे कि जो देश के रुपया गिरता है उसकी साख गिरती है तो प्राइम मिनिस्टर का पद गिरता है, ये बोलने वाले मोदी जी थे। और आज इतनी महंगाई बढ़ गई है और इतना लोगों का आमदनी कम हो गई है,
उसके कारण ही ये सारी बातें हो रही है। और जो उन्होंने बजट के अंदर दिया है सिर्फ बेवकूफ बनाने की बातें करी है, कुछ मिला नहीं है। कॉमन मैन को भी कुछ मिला नहीं, किसान को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। प्रकाश भाई, मैं एक और चीज जरा आपसे पूछ लूं, एक नया, मालूम नहीं कल से आपने ये देखा कि नहीं, बहुत हो रहा था लेकिन अब और हो गया है, गुजरात वर्सेस बाकी स्टेट का भी कहीं कहीं अब होने लगा है। आज पार्लियामेंट में जितनी स्पीच थी उसमें वो डंके की चोट पे अभिषेक बनर्जी कह रहा है कि व्हाइट पेपर लाओ, तुमने हमें पैसा ही नहीं दिया, तुम पिछले 2-3 साल से हमारा पैसा रोक के, तुम मनरेगा का पैसा रोक के रखे हो, तुम सब, अगर आप पीएम श्री नहीं लगा रहे हैं तो आप शिक्षा का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों के खाने रोक रहे हैं। उधर तमिलनाडु कह रहा है कि आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे प्रकाश भाई आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये भी एक मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में होगा कि जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को, तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज भी ले गए, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को जो लेके ये गुजरात भागे थे, उसका असर लोकसभा में तो दिखा, क्या विधानसभा में ज्यादा रहेगा? प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, अच्छा प्रकाश भाई, आपसे प्रश्न है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं बहुत संक्षेप में, एक मिनट में समय खत्म हो रहा है। जो गुजरात में जो ये महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को उठा के ले गए, जिसकी वजह से लोकसभा में तो गुस्सा था ही, क्या विधानसभा में भी वो गुस्सा दिखेगा? क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज को ये दूसरी स्टेट की, तमिलनाडु की इंडस्ट्री को उठा के ले गए हैं, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज उठा के ले जा रहे हैं, तो इसका गुस्सा भी लोगों में है? बहुत संक्षेप में देखिए, भयंकर गुस्सा है। और आप तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, इंडस्ट्री तो लेके गए हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा मुंबई जो पहचाने जाता है वो जाता है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। वहां पे करीब करीब आधी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मालिकी की है। एक बात ध्यान में रखिए, इन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पूरे ऑपरेशन बंद कर दिए पिछले 5-7 साल से कंप्लीटली। और आज ये परिस्थिति ये है कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के जो कर्मचारी है उनके सैलरी देने के वादे पड़े हैं, और वो बंद होने से बाकी के व्यापार बहुत वहां पे डिस्टर्ब हो चुके हैं। यानी उसमें ट्रांसपोर्ट का रहता है, लोडिंग का रहता है वहां से, और ये सारे के सारे जो है उन्होंने वहां रानी के पोर्ट के ऊपर भी ट्रांसफर कर दिए, जैनपेटी में कुछ ट्रांसफर कर दिए। तो उसके कारण जो मुंबई का जो एक महत्व था वो महत्व खत्म हो गया। और ये तब करे कि जब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका था, नए उन्होंने वहां पे जेट्टियां बना दी थी। तो ये सारी की सारी अभी नॉन ऑपरेटिव है, ये की हुई है। और जो इंडस्ट्री लेके गए हैं उसके कारण जो हमारी दुर्गति हुई है महाराष्ट्र की, और जो रेवेन्यू का जो हमारा ये मॉडल था, जीएसटी के जो हमारा कलेक्शन था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है। और उसके कारण भयंकर ज्यादा मुंबई वालों में और महाराष्ट्र वालों में गुस्सा है। ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी मेरे तरफ से, बिल्कुल सही बात बोल रहे।